प्यारे विद्यार्थियों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए हिंदी का लेक्चर प्रदान किया जा रहा है। आपकी किताब का पहला चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर में हमें भाषा के बारे में पढ़ना है, बोली के बारे में पढ़ना है तथा लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ना है। भाषा क्या होती है? इंसान जब अपने भावों या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का सहारा लेता है वो भाषा कहलाता है। ठीक है। तथा बोली क्या होती है? भाषा का एक छोटा रूप होती है जो एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली बोलते हैं। लिपि भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तथा व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। तो इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा भाषा। तो यहाँ उसको समझने से पहले आप देखिए, यहाँ आपको दो चित्र दिखाए जा रहे हैं, चित्र 1 और चित्र 2। पहले चित्र में क्या है कि बच्चा रोकर अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, यानी वो अपनी माँ की तरफ कुछ संकेत कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। तथा दूसरे चित्र में दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। एक ग्राहक दुकानदार से कुछ सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चित्र अलग अलग हैं। इन दोनों में क्या अंतर है वो हमें देखना है। ठीक है, देखिए इन दोनों चित्र में अंतर क्या है। पहले चित्र में बच्चा माँ को संकेतों के द्वारा अपनी बात समझा रहा है, किंतु समझाने के लिए वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, वो रोकर कुछ कहना चाह रहा है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता, क्योंकि संकेतों के द्वारा हम भावों एवं विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, बच्चा कुछ और कहना चाह रहा है, समझ कुछ और लिया जाता है। अब ये रो रहा है, पता नहीं किस लिए रो रहा है, इसको भूख लग रही है, इसका खिलौना टूट गया है या क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ ना कुछ संकेत कर रहा है। तो इसलिए संकेत से बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो संकेत को व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता है। ठीक है, मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनि ही भाषा होती है, यानी जिस ध्वनि का कोई ना कोई अर्थ हो, कोई शब्द ऐसा बोला जाए जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे किसी ने बोला कपड़ा, तो कपड़े से हमें समझ में आ गया कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो सार्थक ध्वनि होती है वही केवल भाषा कहलाती है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द बन जाते हैं और यही अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वाक्य बन जाता है, और वाक्यों के माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को व्यक्त आसानी से कर सकता है। संसार में अनेक भाषाएँ हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था, अपना नियम होता है। विभिन्न भाषाओं में वस्तु उसका अर्थ समान रहता है, परंतु प्रतीक जो उसके चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे गिलास, हिंदी में देखो कैसे लिखते हैं गिलास, तथा इंग्लिश में ये भी गिलास है ये भी गिलास है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग है। हिंदी में अलग लिखा जाता है तथा इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। मनुष्य ने जितने भी आविष्कार किए हैं उनमें भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो भाषा का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, सार्थक ध्वनियाँ। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भाषा क्या होती है, तो आपको परिभाषा में ये शब्द जरूर लिखना है। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, यानी सामने वाला हमारी बात को स्पष्ट रूप से समझ सके। वही सार्थक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? भाषा। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर भाषा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरते हैं। भाषा केवल मनुष्यों द्वारा बोली या लिखी जाती है। भाषा की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है, यानी बहुत सारी ध्वनियाँ मिलती हैं तब भाषा बनती है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, यानी कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ समझ में ना आ रहा हो या कोई शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो वो भाषा में प्रयोग में नहीं आता। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, हर भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था होती है अलग अलग, इसीलिए इसे कुछ विशिष्ट नियम व सिद्धांत भी होते हैं। हर भाषा के अपने अलग नियम होते हैं, अलग सिद्धांत होते हैं उसके। जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में सपोज हमें अरुण लिखना है, ARUN, और यहीं अगर हमें हिंदी में अरुण लिखना है अरुण, तो हमें करना है ऊपर इस पर सिर बांधना होता है इसका। तो हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इंग्लिश में हमें ऊपर लाइन नहीं लगानी पड़ती, लेकिन हिंदी में लगानी पड़ती है। भाषा का जो उद्देश्य होता है वो मानव समाज में विचारों और भावों का आदान प्रदान करना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जिससे मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान कर सके आसानी से। भाषा के अगर भेद की बात की जाए, यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से भाषा को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक रूप क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर किया जाता है, बोलकर व सुनकर, वह भाषा का मौखिक रूप होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे को समझाता है तथा दूसरा उसकी बात को सुनकर उसके भाव को समझ लेता है। तो यह क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप। तथा भाषा का जो मौखिक रूप होता है वह भाषा का सबसे सरल रूप भी होता है और व्यापक रूप भी है। ज़्यादातर जो विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो भाषा का मौखिक रूप ही होता है। मौखिक भाषा की
आधारभूत इकाई ध्वनि है, यानी इसमें क्या होता है, सारे काम जो होते हैं ध्वनि के आधार पर। किसी इंसान को कुछ कहना है तो वो अपने क्या करेगा, मुख से कुछ ध्वनि निकालेगा जिसके जो शब्द होंगे वो सार्थक होंगे और उन्हें दूसरा व्यक्ति जो आसानी से समझ सके। अगर लिखित भाषा की बात की जाए तो भाषा के जिस रूप में भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। इसकी आधारभूत इकाई वर्ण होती है। वर्ण मीन्स अक्षर, यानी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्ण चाहिए। सपोज हमें लिखना है मकान, तो इसमें क्या होगा, म प्लस क आ न, यानी मकान। तो हमें ये जो म लिखा है क्या है, एक वर्ण। तो भाषा को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्ण चाहिए जो इसकी भाषा की आधारभूत इकाई भी होती है। भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो लिखित की अपेक्षा अधिक आसानी से बदलता रहता है, यानी मौखिक रूप जल्दी से, वो माहौल पर भी डिपेंड करता है। समय के साथ साथ भाषा का मौखिक रूप जो है वो बदलता रहता है, जबकि लिखित भाषा का रूप को बदलने में बहुत लंबा समय लगता है। यानी लिखित भाषा का रूप अगर बदलेगा भी तो बहुत लंबे समय बाद मौखिक रूप आसानी से बदल जाता है। लिखित भाषा के द्वारा हम हजारों वर्ष पहले तक की वर्ण व्यवस्था से परिचित रहते हैं, यानी हजारों वर्ष पहले क्या लिखा जाता था वही आजकल लिखा जाता है। तो लिखित भाषा के द्वारा क्या है, हम जो हजारों वर्ष पहले की हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसका भी हमें ज्ञान रहता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या बोला जाता था, कैसे बोलते थे, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता था, जो कि समय के साथ साथ बदल जाता है। इसी के बल पर मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान को पीढ़ियों से संप्रेषित करता चला आ रहा है। यानी इसी से क्या होता है, आगे हमने जो अपने पूर्वजों से सीखा उसे हम आने वाले अपने जो जनरेशन होती है उसको सिखाते हुए चलते हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, जो भी चीज़ थी वो आगे हम अपने जनरेशन को सिखाते हुए चलते हैं। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ है। जो मौखिक भाषा थी, कई बार क्या होता है, सपोज कोई कुछ भाव या हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं तथा हम वहाँ बोलकर उनको व्यक्त नहीं कर सकते, तो वह हम क्या करते हैं, उसको लिखित रूप देने का प्रयास करते हैं। तभी लिखित भाषा का विकास हुआ था। प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ण कहा गया। इन वर्णों की निश्चित व्यवस्था लिपि कहलाती है। यानी जब वर्णों को निश्चित रूप से लिखा जाए या निश्चित नियमों के आधार पर लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। देखो मौखिक एक मिनट मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों के लिए लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यानी संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली जो है वो बाईं ओर से शुरू करते हैं और उसको दाईं ओर के लिए लिखते हैं, इस तरीके से। भारत की अधिकांश लिपियाँ इसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल फारसी यानी उर्दू की जो लिपि होती है फारसी, वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दाईं ओर लिखेंगे फिर उसको ऐसे करके दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। पंजाबी की लिपि गुरमुखी होती है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। ये भी हिंदी की तरह या देवनागरी लिपि की तरह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। लिपि के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिए। आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है लिपि के बारे में। यानी एक तो क्या है कि भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करेंगे चिन्ह, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे, लिपि। दूसरा भाषा में व्यक्त ज्ञान विज्ञान का कोश लिपि द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। यानी भाषा का क्या ज्ञान है, उसकी क्या विज्ञान है, क्या नियम है उसके, वो सब लिपि के द्वारा ही सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, बात करते हैं बोली की, जिसको डायलेक्ट बोला जाता है। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी बहुत छोटे से क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोली। ये व्यापक स्तर पर नहीं बोली जाती तथा इसका कोई अपना साहित्य भी नहीं होता है। बोली केवल बोली जाती है, बस उसको हम बोलते हैं, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, इसका कोई साहित्य नहीं होता। लेकिन जो उपभाषा होती है, बोली की अपेक्षा बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। यानी उपभाषा जो होती है वो बोली की अपेक्षा ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी। ठीक है। इसमें क्षेत्र विशेष के लोग साहित्य रचना भी करते हैं। इसमें कुछ काव्य भी लिखे जाते हैं, कुछ रचनाएं भी लिखी जाती हैं, कुछ कविताएं भी होती हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं में से कुछ में ही उच्च कोटि का साहित्य रचना है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली मैथिली में महाकवि विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। इसी प्रकार अवधी उपभाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। जैसे रामचरितमानस क्या एक अमर का महाकाव्य है, ठीक है, जिसमें श्री राम के बारे में बताया गया है। तो इसकी रचना किस में की गई थी, अवधी भाषा में। तो अवधी को तब से उपभाषा का रूप दे दिया गया।
अवधि को बोली ना बोल के फिर उपभाषा बोल देते हैं, क्योंकि बोली से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तथा इसका अपना साहित्य हो गया, क्योंकि इसमें एक महाकाव्य लिखा गया है, तो फिर इसको उपभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? ये एक शास्त्र होता है, यानी व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करने के काम आता है। भाषा का जो रूप सदैव स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि भाषा का क्या रूप बदल सकता है, व्यक्ति और स्थान भेद के कारण इसमें अंतर आ जाता है और भाषा की एक रूपता नष्ट हो जाती है। जैसे एक ही वाक्य को अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। आर्यन ने रोटी खाया, तो किसी ने एक वाक्य बोला आर्यन ने रोटी खाया, तो क्या ये शुद्ध है? दिखने में कैसा लग रहा है? अशुद्ध लग रहा है। वह एक फूल की माला लाया, ये पहले वाले की अगर बात करें, आर्यन ने रोटी खाया, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? आर्यन ने रोटी खाई। वह एक फूल की माला, तो क्या एक फूल की माला बन सकती है? नहीं। तो ग्रामेटिकली क्या है? व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया। होना क्या चाहिए था यहाँ पे? वह फूल की एक माला लाया, यानी फूलों की एक माला लाया। हाथियाँ जा रहे हैं, तो हाथियाँ जा रहे हैं होगा या फिर हाथी जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाथी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अशुद्धि है वो हमें पता चलती है किससे? ग्रामर से, यानी कि व्याकरण से। इस प्रकार के वाक्य अशुद्ध हैं, अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हमें भाषा को ठीक ठीक बोलना और लिखना आ जाए। व्याकरण हमारी इस आवश्यकता को पूरा करता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, उसके अपने कुछ नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं, यानी भाषा की व्यवस्था के जो नियम होते हैं जिनके आधार पर भाषा को शुद्ध रूप से लिखा या बोला या पढ़ा जा सकता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। ये नियम क्या बताते हैं हमें? कि भाषा को किस प्रकार शुद्ध लिखा, बोला और पढ़ा जाता है। यानी व्याकरण की अगर परिभाषा की बात की जाए तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाने वाला एक शास्त्र है। व्याकरण को हम एक शास्त्र कहते हैं, और वह कैसा शास्त्र है? जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के पार्ट होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ठीक है, तो इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर दूसरा होता है वर्ण विचार। तीसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे शब्द विचार के बारे में, और चौथे में हम पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, वो वर्कशीट आपको करनी है। ठीक है, इससे पीछे जो आपका एक चैप्टर मैथ की क्लास हुई थी, उसके बाद आपको वर्कशीट दी गई थी, वो भी आपने कर ली होगी। इसके बाद भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, वो भी आपको करनी है। ठीक है, तो आप लोग आराम से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का कहना माने तथा घर से बाहर न निकलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।